हम लोगों ने ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ जानी जिसमें कातिल बड़ा शातिर होता है, बड़ा तेज़ होता है, वो पुलिस को घुमाने के लिए कुछ और ही करता रहता है, हकीकत में कुछ और होता है। यहाँ पे भी एक ऐसी स्टोरी है जो हकीकत में कुछ और है, लेकिन घुमाने के लिए लोगों को झूठ बोला गया और इतना बड़ा ब्लंडर किया गया, इतना बड़ा झूठ बोला गया कि इंसान सुने तो सुन के कोई यकीन ही ना करे, क्या इतना बड़ा भी कोई झूठ बोल सकता है। ये स्टोरी है क्या, चले जाके जानने की कोशिश करते हैं। नजरीन ग्राम में मैं बात कर रहा हूँ हरीशा और राहुल केस के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लड़की रहती है जिसका नाम है हरीशा। ये 5 बहनों की छोटी बहन है और इनका एक भाई है। अब भाई की भी शादी हो चुकी है, बाकी सारी बहनों की भी शादी हो चुकी है। अकेली ये लड़की रह चुकी है कुंवारी। इसका माँ बाप जिंदा है कि 2010 के करीब इसका बाप बीमार होता है और फौत हो जाता है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये काफी वेल एजुकेटेड फैमिली है और इसका बाप काफी अच्छी जॉब पे भी था और काफी अच्छे पैसे भी कमाता था। लेकिन अब चूंकि बाप फौत हो चुका है और ये हरीशा और इसकी माँ घर में रहती हैं, लेकिन इसकी माँ की भी उम्र ज्यादा है, वो भी अब बीमार रहती है। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपनी सबसे छोटी बेटी की भी शादी करवा के ही मरूं, अपनी बेटी की शादी देख लूं। इसलिए वो हर टाइम हरीशा के पीछे पड़ी रहती है कि बेटा तुम शादी करवा लो। दूसरी तरफ 2010 में ही माँ और बाकी बहनों ने रिश्तेदारों और जानने वाले लोगों को बोल दिया कि हमने अपनी छोटी बेटी की शादी करवानी है, लिहाजा कोई अच्छा लड़का आप लोगों की नजर में हो तो हम लोग को बताइएगा। यूं ढूंढते ढूंढते इन लोगों को दिल्ली का एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है राहुल। ये लड़का जो होता है इसकी अपनी मोबाइल शॉप होती है और दिल्ली में इसका अपना अपार्टमेंट भी होता है। वैसे इस लड़के की असल रहायश मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होती है, जिसका अब नया नाम नर्मदापुर होता है और इसमें इसका बड़ा भाई रहता है और इसका मामा रहता है। अब इसका माँ बाप है जो इसके साथ ही दिल्ली में रहता है। अब हरीशा की माँ जो होती है वो इस लड़के की तस्वीर देखती है राहुल शर्मा की, तो उसको ये लड़का पसंद आ जाता है। वो अपनी बेटी को दिखाती है तो वो भी कहती है ठीक है जैसे माँ तुम्हारी मर्जी। बाकी भी सारे घर वाले इस चीज के ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि हाँ ठीक है, लड़का का अपना घर भी है और इसकी एक मोबाइल शॉप भी अपनी दिल्ली में है, सब कुछ ठीक है, हम अपनी बेटी की यहाँ पे शादी कर देते हैं। अब लड़के वाले जो होते हैं वो भी हरीशा को देखते हैं और वो भी राजी हो जाते हैं। यूं इन दोनों की जनवरी 2011 में मंगनी हो जाती है और मंगनी के 2 महीने बाद का इनका मुहूर्त निकलता है और मार्च 2011 को इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये राहुल शिमला जो होता है हरीशा को अपनी आबाई रहायश नर्मदापुर में लेके आ जाता है और यहाँ पे वो 10 से 12 दिन रहते हैं। उसके बाद ये अपने माँ बाप के साथ दिल्ली चला जाता है। अब दिल्ली जाके हरीशा को पता चलता है कि इस राहुल का यहाँ पे अपना अपार्टमेंट नहीं है बल्कि एक टूटा फूटा सा घर है जिसमें ये रहता है और यहाँ पे ये घर भी इसका नहीं है बल्कि इसने रेंट के ऊपर लिया हुआ है। अब यहाँ पे हरीशा के साथ तो काफी धोखा हो चुका था, लेकिन वो किसी तरह जब्त कर जाती है और खामोश हो जाती है कि चलो कोई बात नहीं, अब जो मेरा नसीब था वो हो गया। हफ्ते 10 दिन बाद ही उसे पता चल जाता है कि इसकी मोबाइल शॉप भी अपनी नहीं है बल्कि ये किसी की मोबाइल शॉप के ऊपर काम करता है। अब तो उसका दिमाग फटने वाला था, लेकिन वो किसी तरीके अपने आप को समझाती है कि इतना खर्चा किया। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता चलूं कि इनकी दहेज की काफी ज्यादा डिमांड थी। इन लोगों ने अपनी बेटी को दहेज भी काफी ज्यादा दिया और हरीशा ने 3 लाख रुपया दहेज की मद में इस लड़के राहुल को भी दिया। और एंड के दिनों के ऊपर जब एन शादी करीब थी तो इस राहुल ने फरमाइश कर दी कि मुझे एक होंडा की बाइक चाहिए और यूं 80,000 रुपए की एक बाइक आई जो कि हरीशा की माँ ने और उसकी बहनों ने इसको खरीद के दी। अब इस चीज का हरीशा को काफी अच्छे से पता था कि ये बंदा तो काफी गंदी नीयत का और गिरा हुआ बंदा है कि इसने एन टाइम के ऊपर एक बाइक की भी फरमाइश की और 3 लाख रुपया भी हमसे लिया और इतना मैं दहेज लेके भी आई हूँ, तो फिर भी ये बार बार मुझसे दहेज भी मांगता है। अब राहुल की ये रूटीन बन गई 1 महीने बाद ही कि वो हरीशा को मारना पीटना भी शुरू हो गया और इससे अक्सर डिमांड करता रहता है कि देखो तुम्हारे घर वालों ने ये चीज नहीं दी, ये जो बाइक दी है इससे अच्छी भी दे सकते थे। 3 लाख रुपया उन लोगों ने दहेज में दिया। ये कोई 3 लाख रुपया रकम है? आज के दौर में तो लोग 50-50 लाख रुपया लेते हैं। इस तरह की बातें कर करके उसे टॉर्चर करता है। जब आगे से कोई चीज का हरीशा जवाब देती है तो उसे मारता पीटता है। अक्सर घर में अपने माँ बाप के सामने मारता पीटता है और अक्सर मारते पीटते हुए बाहर गली तक बात चली जाती है और गली में भी जाके उसको मारता पीटता है। लिहाजा इन दोनों का मामला काफी ज्यादा बिगड़ते जाते हैं। लेकिन हरीशा जो होती है वो चुप कर जाती है कि अब क्या करूं, इतना खर्चा करके आई हूँ, मेरी माँ बूढ़ी है, अगर उसको बताऊंगी तो टेंशन से वो खुद मर जाएगी और बाप मेरे सर के ऊपर है नहीं, और अब मेरी बहनें हैं वो खुद अपने घरों वाली हैं, पीछे एक भाई है वो भी शादीशुदा है, अब मैं उसे कितनी सी टेंशन दे सकती हूँ। लिहाजा वो सब्र का घूंट पीती है और चुप ही कर जाती है। दूसरी तरफ ये राहुल जो था ये दिन ब दिन हरीशा से नई फरमाइश करता रहता है कि अपने घर वालों को बोलो कि ये चीज हमें ले दें, अपने घर वालों को बोलो कि इतने पैसे हमें दे दें। और जिस मोबाइल शॉप के ऊपर ये काम कर रहा था ये रूटीन के
साथ उस मोबाइल शॉप के ऊपर भी नहीं जाता। हर 2-3 दिन बाद ये एक छुट्टी कर लेता और अक्सर ये लेट भी जाता, जिसकी वजह से अक्सर वो इसकी छुट्टी करवा देते और ये काफी दिन घर भी पड़ा रहता और कामकाज ना चलता तो घर में भूखमरी हो जाती, फिर चला जाता। इसलिए इनकी हालात भी काफी ज्यादा खराब थे। इस वजह से इनकी घर में बार बार लड़ाई होती। जब कोई चीज हरीशा मांग लेती तो आगे से राहुल इसको पीटना शुरू कर देता और बातें सुनाता कि तुम अपने घर वालों से भी मंगवा सकती हो। लेकिन हरीशा जो थी वो सब्र का घूंट पी जाती और खामोश हो जाती। वक्त यूं ही गुजरता रहता है कि वक्त गुजरते गुजरते इस शादी को 9 साल हो जाते हैं। उस 9 साल में इसको एक लड़का भी पैदा होता है। अब लड़का पैदा होने के बाद एक दिन ये राहुल कहता है कि देखिए यहाँ पे तो मेरा काम है नहीं, मैं किसी के पास मोबाइल शॉप के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं नर्मदापुर जाता हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। वहाँ पे मैं मामू के साथ मिलके एक डेयरी फार्म खोलेंगे, वहाँ पे हम जॉब करेंगे, वहाँ पे मैं डेयरी फार्म को संभालूंगा तो मेरे काफी अच्छे पैसे बन जाएंगे। यूं ये अपनी बीवी को साथ लेता है, रीशा को, और अपने बेटे को भी साथ लेता है और नर्मदाबाद अपने मामू के पास आ जाता है और उनके घर में रहायश तैयार करता है। मामू इसको डेयरी फार्म बना के देता है। अब ये डेयरी फार्म को संभाल भी रहा होता है, लेकिन इसका कोई पैसे भी नहीं आ रहे होते और कोई भी इनकी हालत में सुधार नहीं आता और इसका बिहेवियर जो था वही चिड़चिड़ापन, वही बात बात पे अपनी बीवी को पीटना शुरू कर देना और उसे टॉर्चर करना और ताने मेने मारना कि तुम मेरे ऊपर बोझ बनी हुई है, तुम अपने घर से क्यों नहीं कुछ मंगवाती। अब इसकी बीवी जो थी इसको फिर यहाँ पे दूसरा बच्चा होने वाला हो गया, इनके घर खुशियां आने वाली थी, लेकिन राहुल ने लड़ाई के दौरान इसके पेट में टांग मारी, जिसकी वजह से उसका हमल जाया हो गया और मजबूरी में उसको अपना सारा कुछ जाया करना पड़ा और अपने बच्चे को मारना पड़ा। अब उसकी ये जो कंडीशन थी ये बर्दाश्त से बाहर थी। अब वो कहती है राहुल को कि तैयार हो जाओ, अब मैं पुलिस को सारा कुछ बताने लगी हूँ, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो पुलिस को इत्तला देती उससे पहले ही राहुल उससे माफी मांगनी शुरू कर देता है। मोहल्ले के लोग भी उसे समझाती हैं, इसका माँ बाप भी समझाता है कि बेटा हमारी बदनामी हो जाएगी, तुम ऐसे ना करना। इस वजह से रीशा जो थी वो चुप हो जाती है और बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद इनका मामू जो होता है वो भी इनसे तंग आ जाता है, क्योंकि राहुल का बिहेवियर ही ऐसे था, ऊपर से वो इनको डेली खर्चा भी नहीं दे सकता था। इसलिए वो राहुल को कहता है कि अपना अलग से किराए के ऊपर मकान ले लो। तो यहाँ पे नर्मदा इलाके में राहुल को कोई परेशानी नहीं होती, चूंकि ये इसका आबाई इलाका होता है और इसका भाई भी यहाँ पे पहले से ही रह रहा होता है, तो ये अलग हो जाता है और रेंट के ऊपर अपने भाई के घर के करीब ही घर ले लेता है और वहाँ पे ये लोग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ये अपनी बीवी रीशा को पीटता है, मारने पीटने के बाद उसको घर से निकाल देता है। अब 2 साल का बेटा उसके पास होता है, तो वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, लेकिन ये उसको घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता, पूरे मोहल्ले वालों के सामने उसे मारता पीटता भी है। अब हरीशा सोचती कि बस जितना बर्दाश्त करना था कर लिया, इस बंदे के साथ मैं जिंदगी गुजार नहीं सकती। वो अपनी बहन को फोन करती है जिसका घर इस नर्मदापुरा से 20 किलोमीटर दूर होता है। अब ये अपनी बहन के पास चली जाती है और उसको सारी बात जाके बताती है और इसकी बहन और इसका जीजू जो होता है वो मिलके इस राहुल के खिलाफ जहेज का केस कर देते हैं, बीवी के खर्चे का केस कर देते हैं और बच्चे के खर्चे का केस कर देते हैं और मारपीट का भी साथ केस कर देते हैं। केस करने के बाद ये वापस अपने इलाके में आ जाती है भोपाल में और यहाँ पे इसने ये सारे केस किए होते हैं। अब इनकी तारीख चलना शुरू हो जाती है, लेकिन जब राहुल को पता चलता है कि हरीशा ने मेरे खिलाफ केस कर दिया तो वो घर से भाग जाता है। अब इसका गिरफ्तारी का वारंट लिखता है और पुलिस इसको गिरफ्तार करके अदालत को पेश करती है। अदालत जो होती है वो इसको 50,000 रुपया जुर्माना करती है कि अपनी बीवी को खर्चा दो, चूंकि तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी उसके पास है, उसका खुद का भी खर्चा है और उसके बाद आगे वाला केस लड़ना। अब वो 50,000 रुपया किसी न किसी तरीके करके हरीशा को देता है। ये 50,000 लेने के बाद अपने घर चली जाती है और राहुल जो होता है वो अपने घर चला जाता है। अब राहुल को इस चीज की काफी ज्यादा टेंशन होती है कि अब क्या किया जाए, लिहाजा वो अपने सारे कागजात लेके एक सियाने वकील के पास जाता है, उसको सारा कुछ दिखाता है। उसका जो वकील होता है वो कहता है कि देखो तुमने तो जेल में जाना ही जाना है, साथ तुम्हारे घर के लोग भी जाएंगे, चूंकि जब तुम उसका बच्चा ज़ाया करवा रहे थे, उसके पेट में टांगे मार रहे थे, तब तुम्हारे घर वाले जो थे वो भी तुम्हारा साथ दे रहे थे, किसी ने रोका नहीं था। लिहाजा अब जेल जाने के लिए तैयार हो जो, बेहतर है कि तुम किसी तरीके उससे सुलह कर लो या कोई और तरीका इख्तियार करो। ये अब घर आ जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, सारे केस मेरे खिलाफ है। ये इसी परेशानी में होता है और ऐसे दिन गुजरते रहते हैं और 2020 से 2021 आ जाता है। अब 2021 में कोरोना जो था उसकी वजह से लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगा होता है कि एक दिन 14 फरवरी 2021 को इस रीशा को कॉल आती है राहुल के मामा की कि देखो बेटा राहुल फौत हो चुका है। अब ये तो भोपाल में थी और इसका शोहर राहुल जो था वो नर्मदापुरा में था। अब लॉकडाउन लगा हुआ था, ये जा नहीं सकती थी। ये फौरन अपनी सास को फोन करती है और कहती है कि क्या हुआ। वो कहती है आगे से रोती हुई बताती है कि बेटा राहुल को कोरोना हो गया था, लिहाजा हॉस्पिटल में डॉक्टरों
डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन वो बच ना सका। बेटा, हम उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टरों ने हमें उसकी डेड बॉडी नहीं दी और खुद ही उन लोगों ने सारा उसका अंतिम संस्कार किया। हमें तो किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया। साथ ऊँची-ऊँची रो-रो के ये सारी बात बता रही थी। अब इस चीज़ का हरीशा को काफ़ी ज़्यादा दुःख लगता है कि था तो मेरा शौहर ही, चल जैसा भी था मेरे बच्चे का बाप था। खैर, अब वो क्या कर सकती थी, वहाँ पे जा भी नहीं सकती थी लॉकडाउन की वजह से, तो वो खामोश हो जाती है। अब वक़्त यूँ ही गुज़रना शुरू हो जाता है। अब वो केस का पीछा भी नहीं करती। केस का पीछा क्या करे, जिस बंदे के खिलाफ केस था वो तो मर गया। अब उसके घर वालों का तो कोई कसूर नहीं था। बस यही सोच के रीशा जो थी वो सोचती कि अब मैंने अपने बच्चे को तो पालना, लिहाजा वो काम करने का सोचती है, लेकिन बच्चा छोटा होता है तो वो काम करने नहीं देता। लेकिन किसी न किसी तरीके वो अपने बच्चे को भी संभालती है और काम भी करती रहती है। वक़्त यूँ ही गुज़रता रहता है और उसके बड़े बुरे हालात होते हैं। वो बुरे हालात में भी दिल नहीं हारती और अपने बच्चे को संभालती रहती है कि इसी असना में साल 2023 में एक दिन उनके कॉमन रिश्तेदारों से उसको खबर मिलती है कि इसका जो जेठ था, राहुल का बड़ा भाई, वो भी फौत हो गया। तो अब ये सोचती है कि 2021 में तो लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं अपने शौहर की मौत के ऊपर ना जा सकी, लेकिन अब मेरा जेठ जी फौत हुआ तो लिहाजा मुझे जाना चाहिए, अफसोस करना चाहिए। आखिर है तो वो मेरा ससुराल ना, मैं उस ससुराल की बहू। ये सोच के ये अपने जेठ के फौत होने के 12 दिन बाद नर्मदापुरा इलाके में जाती है। वहाँ पे जब जाती है तो कुछ रिश्तेदार इनके घर में बैठे होते हैं। वो इसको देखते हैं तो मुंह के ऊपर उंगलियां देनी शुरू कर देते हैं और चुपके चुपके आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बातें करनी शुरू कर देती है। ये उस घर में जाती है, जाके अपनी सास को बुलाती है, उसके साथ अफसोस करती है कि माँ जी, अब मेरे जेठ का तो जैसे उसका नसीब था हो गया। इस तरह का अफसोस करके ये बैठी ही होती है कि इसकी सास उठ के जाती है। तो इतनी देर में एक और रिश्तेदार इसके करीब आके बैठ जाती है और इसको आके बोलती है, हरीशा, अब तुम तो खुश हो, तुमने अपने शौहर से डिवोर्स ले ली। तलाक लेने के बाद तुम्हारा शौहर जो राहुल है वो तो अपनी बीवी के साथ काफी ज्यादा खुश है, उसे तो कोई टेंशन नहीं। तुम सुनाओ, तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजर रही? क्या तुम भी अपनी शौहर के साथ खुश हो या तुमने शादी नहीं करी? सुनाओ, अगर तुम इसके साथ घर बसा लेती तो अच्छा नहीं था, अब तुम जगह जगह के धक्के खा रही हो। तो आगे से अरीशा कहती है कि राहुल तो इस दुनिया में अब नहीं है, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रही हैं? तो वो रिश्तेदार कहती है, अच्छा चलो मुझे माफ करो, मुझसे गलती होगी। ये कह के वो उठ के चली जाती है। लेकिन ये अरीशा सोचती है कि ये क्या चक्कर है, जब कोरोना था तो इन लोगों ने मुझे बताया था कि राहुल को कोरोना हो गया, वजह से वो मर गया। लॉकडाउन है, कोई रिश्तेदार भी उसके अंतिम संस्कार में नहीं आ सका और डॉक्टरों ने उसका अंतिम संस्कार किया। ये सारा कुछ सोचती है। सोचने के बाद इसको कोई डाउट लगता है कि हो सकता है वो जिंदा हो, ये तो उसकी शादी की बात कर रही है। लिहाजा वो शोर करना शुरू कर देती है, मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर लेती है और ऊंची ऊंची आवाज में कहती है कि राहुल को यहाँ पे मेरे सामने लेके आ जाओ, वरना आप लोगों के साथ बड़ा बुरा पेश आऊंगी मैं अभी पुलिस बुला रही हूँ। और ये अपनी सास के करीब जाती है, उसको आहिस्ता से बोलती है, अपनी इज्जत चाहती हो तो राहुल को यहाँ पे मंगवा लो, मुझे सारी सच्चाई का पता चल गया। अब इसकी सास जो होती है वो भी हार मान जाती है और वो राहुल को फोन करती है। जी हाँ, वही राहुल जिसकी मौत की खबर इसे मिली थी और इसने केस का पीछा भी छोड़ दिया था। क्या वो बंदा तो फौत हो गया जिसके खिलाफ मैंने केस किए हुए थे? कुछ देर बाद वो अपने दूसरे घर से इस अपने भाई के घर आ जाता है जिधर ये अफसोस करने आई होती है। तो ये देखता है सामने उसकी बीवी हरीशा खड़ी हुई है। हरीशा जो होती है वो अपने शोहर को देखती है और कहती है, अच्छा तुमने आगे शादी कर ली। इस तरह की बातें होती हैं और ये राहुल की माँ से पूछती है और राहुल से पूछती है कि देखो भाई, तुम लोगों ने जो करना था वो तो कर लिया, ये तुम लोगों ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कैसे? मुझे स्टोरी तो कुछ समझाओ। अब इसकी सास बोलती है, वो कहती है कि तुम का पीछा नहीं मेरे बेटे का छोड़ रही थी, यूं इसकी जिंदगी खराब हो जानी थी। तुम तो एक अच्छी औरत नहीं थी, लिहाजा हमने जानबूझ के ये झूठी खबर फैलाई। जिस दिन तुम मेरे बेटे को पकड़ाने वाली थी, वकील ने इसको मशवरा दिया कि तुम इससे सुलह कर लो। उस दिन मेरे बेटे ने मुझे मशवरा दिया कि सुलह करने से बेहतर ये नहीं कि हम लोग कोरोना का टाइम है, कोई लोग आ जा तो सकता नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये खबर उड़ा देते हैं कि मेरी मौत हो चुकी है। ना कोई रिश्तेदार आएगा, ना किसी को पता चलेगा, ना ये खुद आ सकेगी। जब मैं इस दुनिया में होऊंगा नहीं तो मेरे खिलाफ केस क्या चलेगा इसका? तो हम लोगों ने यही बेहतर समझा, इसी वजह से हम लोगों ने तुम्हें फोन करके ये बताया और बाकी रिश्तेदारों को इन लोगों ने बताया हुआ था कि इस अरीशा के साथ राहुल की डिवोर्स हो चुकी है और अरीशा को इन लोगों ने ये बताया हुआ था कि राहुल की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। अब जब ये 2020 में इससे अलग हुआ था तब ये पबजी गेम बड़ी खेलता था, चूंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। इस लॉकडाउन में ये पबजी गेम खेलता रहता था कि एक दिन इसको एक कोमल अरोड़ा नाम की लड़की पबजी गेम से मिलती है। आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों की बात होना शुरू हो जाती है। कुछ दिनों बाद ये कोमल अरोड़ा जो होती है इस राहुल को बताती है कि मेरा शौहर मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है, ऐसे मेरे घर वालों ने उसकी उम्र ज्यादा जबरदस्ती उसके साथ मेरी शादी की हुई है। तो ये जो राहुल होता है ये भी बताता है कि ऐसे मेरी बीवी जो है वो भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करती है और उसने मेरे खिलाफ इतने ज्यादा केस करे हुए हैं और अब वो भोपालपुरा इलाके में अपने घर में
हैं और मेरे खिलाफ केस चल रहे हैं। ऐसे इन दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है और वो कोमल अरोड़ा जो होती है वो अपने शौहर से डिवोर्स लेती है और ये जो होता है ये चुपके से इस कोमल अरोड़ा से निकाह कर लेता है और इसको छुपा के एक साइड के ऊपर रख लेता है। अब ये रीशा जो होती है अब ये अपनी सास को कहती है कि उस कोमल अरोड़ा का मुझे फोन नंबर दो। फोन नंबर लेके उसको फोन करती है और उसको कहती है कि मैं इसके निकाह में हूँ, तुम्हारा इसके साथ कैसे निकाह हो गया, ये तो तुम्हें भी फंसाएगा, तुम्हारे खिलाफ भी ये केस बनवाएगा। यहाँ पे इंडिया में एक कानून होता है कि एक लड़की से शादी हुई हो तो दूसरी लड़की से तब तक शादी नहीं हो सकती जब तक उसकी इजाजत ना हो या उससे डिवोर्स ना हो। इसी तरह का कुछ सीन था, लेकिन आगे से कोमल अरोड़ा जो होती है वो इसकी ही बेइज्जती करना शुरू कर देती है और कहती खबरदार मेरे शौहर के बारे में कोई बात करी या केस करने की कोशिश करी, जब से इसने तुझे छोड़ा मेरे साथ रह रहा है, मुझे तो कभी नहीं मारा, आज तक मेरी भी एक बेटी पैदा हो गई है, इसने मुझे गाली तक नहीं निकाली, तुम इसके साथ रह ही इस तरीके से रही थी कि वो मजबूरी में तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार रहा था, तूने उसकी जिंदगी अचीरन बना रखी थी, मैं तो उसके साथ खुश हूँ, मुझे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसे ये इसकी बेइज्जती वगैरह करती है। अब ये जो प्रीशा होती है करीबी पुलिस स्टेशन चली जाती है और इनके खिलाफ 420 का केस करवा देती है कि कैसे इन सब लोगों ने मुझे मिलकर धोखा दिया। यहाँ पे ये जो राहुल होता है इसका कोई निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं मिलता, कोमल अरोड़ा के साथ इसका कोई निकाह हुआ हो। ये रीशा काफी कोशिश करती है लेकिन इसको एक वो तस्वीर मिल जाती है जिसमें कोमल अरोड़ा की और राहुल की शादी हो रही होती है। तो बाद में पता चलता है कि इन दोनों ने ये रिश्तेदारों के सामने फेक शादी करी थी, हकीकत में तो ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। खैर फिर भी केस इन लोगों के खिलाफ हो गया लेकिन कोमल अरोड़ा के खिलाफ कोई केस ना हुआ। एक उसको तस्वीर मिल जाती है अरीशा को जिसमें इस कोमल अरोड़ा के साथ राहुल जो होता है वो हॉस्पिटल की ड्यूटी में बैठा होता है, लेकिन अब तस्वीर इसके पास है सबूत देने के लिए अदालत में कि ये जो कोमल अरोड़ा है इसको लेकर राहुल हॉस्पिटल गया हुआ है, लेकिन राहुल और उसके घर वाले जो है वो फरार हो चुके हैं। राहुल और उसकी माँ के खिलाफ ही FIR है। अब ना राहुल मिल रहा है ना उसकी माँ मिल रही है। ये केस अभी बीच के बीच ही है और अरीशा जो है वो अपने घर जिंदगी गुजार रही है, लेकिन राहुल अभी भी कोमल अरोड़ा के साथ जिंदगी गुजार रहा है। आज तक उसका नहीं पता कि वो किधर गया या किधर नहीं गया और ना ही इस केस का कोई हल निकला। ये ऐसे ही बीच में चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे इजाजत दिलाने के बाद।